अच्छा, कुछ लोगों को लगता है मसूड़ों में खून आना जो है ना, नॉर्मल सी बात है। कतई नॉर्मल नहीं है ये। दिल की एक बीमारी है जिसको कहते हैं SBE। उसकी बड़ी वजहों में से एक बड़ी वजह ब्लीडिंग फ्रॉम गम्स है। दांत पीले हैं, दांत खराब हो रहे हैं, दांतों में खड्डे पड़ रहे हैं, मसूड़ों से खून आ रहा है, ये तो नॉर्मल सी बात है। नमक वाला ब्रश कर लो, फलां चीज कर लो, खुद ही ठीक हो जाए। ये एक ऐसा चैनल है मुंह कि यहीं से सारी जरासीम आपके इन्फेक्शन अंदर जाने के चांसेस होते हैं। दूध के दांतों में कीड़ा लगने को ना हम बड़ा कैजुअल समझते हैं। दूध के दांतों का वक्त पे ट्रीटमेंट नहीं करवाते और वो निकालना पड़ता है, तो फिर कोई गारंटी नहीं है कि परमानेंट दांत उसी जगह पे उगेगा। वो टेढ़ा मेढ़ा उग सकता है जहाँ जगह मिले। सुबह उठ के ब्रश करने से आपके दांतों की हेल्थ का कोई ताल्लुक नहीं, जीरो ताल्लुक है। वैसे ही है जैसे आप चोरी होने के बाद लॉक लगाते हैं। ब्रश करने का सही तरीका, कुछ लोग होते हैं कुल्ली की निकल गए। आपने देखा हो कुछ लोग जब वॉशरूम जाते हैं सुबह उठ के तो उनके आवाज़ें आ रही होती हैं बाहर तक, इतने ज़ोर से ब्रश करते हैं और उबकाइयाँ आ रही होती हैं। वो समझते हैं जैसे हुआ तो ये सफाई है, ऐसे बिल्कुल नहीं होता। किसी से बात कर रहे हैं तो पूरे रात का जो एक मुंह में जो भी प्रोसेस Bad चल रहा aroma होता है, हाँ, स्मेल पैदा होता है। ड्राई माउथ बहुत सी मुंह की और दांतों की बीमारियों का एक मदर सोर्स है। कीटो डाइट जो करने वाले उनके मुंह से भी कीटोन्स की स्मेल आती है। साल में 2 दफा, अभी आपने स्केलिंग का बड़े आराम से कह दिया, हर कोई साल में 2 दफा स्केलिंग नहीं करा सकता। अभी कल मैंने एक बच्चे का काम किया, वो कहा कि मुझे US में सिर्फ बताने का कि आपके मुंह में ये गड़बड़ है, तो उसने सिर्फ मुझे कंसल्टेशन के $500 ले लिए थे। स्केलिंग कराने से दांत हिल जाते हैं, दांतों की लेयर्स खराब हो जाती हैं और दांत बेहतर होने से ज्यादा डैमेज हो रहे हैं। अगर मैं कहूँ कि स्केलिंग ना करवाने से दांत खराब होते हैं तो आप इसको डिनाई नहीं कर सकेंगे। ये अकल दाढ़ का क्या लेना देना है? ये थर्ड मोड होता है, अकल से कोई ताल्लुक नहीं होता। ठीक है। बहुत से दानिशवरों की अकल दाढ़ें हमने निकाली हुई हैं। खासतौर पर लड़कों के साथ नाराज नहीं होना, क्योंकि एक्चुअली ये होता है, बच्चों के साथ भी होता है लेकिन लड़कों के साथ होता है, मुंह से राले टपकना। अस्सलाम वालेकुम जी, हेल्थ अनफिल्टर्ड में मैं हूं सीमल हाशमी और इसमें हम आपकी हेल्थ का ख्याल रखने के लिए हर एंगल से हर टॉपिक को डिस्कस करने की कोशिश कर रहे होते हैं। आज का मेरा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसलिए है कि इसके बारे में बात कम होती है। लोगों को लगता है कि ये एक लग्जरी का टॉपिक है। लोगों को ये लगता है कि ओहो, दांतों की सफाई से क्या लेना देना, ओरल हेल्थ का आपकी पूरी ज़िंदगी पे क्या ही असर पड़ जाना है, दांत टेढ़े मटेढ़े हैं तो खैर है, दांतों में कैविटी हो गई है तो खैर है, अनटिल और अनलेस वो तकलीफ़ जो है वो बढ़ना शुरू हो जाए, आपको इतनी पेन हो जाए कि आपको एक डेंटिस्ट के पास जाना पड़े, आप अच्छा नहीं समझते, आप ज़रूरत नहीं समझते एक डेंटिस्ट के पास जाना। ये कितनी ख़तरनाक बात है। आपकी ओरल हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है, दांतों की सफाई से लेकर दांतों का ख्याल रखना कितना ज़रूरी है, इन तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ डेंटल सर्जन एंड इम्प्लांट स्पेशलिस्ट डॉक्टर इमरान ज़िया मौजूद हैं, उन्हें हम खुशामदीद करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जी? अल्लाह आपके? का शुक्र है। इतना मुश्किल डिपार्टमेंट है आपका, इतनी मुश्किल फील्ड है आपकी, लेकिन उसके बावजूद हम पाकिस्तानी आवाम को ये लगता है कि ओरल हेल्थ तो मैटर ही नहीं करती है। दांत पीले हैं, दांत खराब हो रहे हैं, दांतों में खड्डे पड़ रहे हैं, मसूड़ों से खून आ रहा है, ये तो नॉर्मल सी बात है। नमक वाला ब्रश कर लो, फलां चीज़ कर लो, खुद ही ठीक हो जाएगा। क्यों? इस बात का जवाब मैं से देता हूँ कि जब मेरे पास पेशेंट्स आते हैं ना, देखने में बड़े वेल टू डू वेल ड्रेस्ड होते हैं, लेकिन जब उनका मुंह खुलवाते हैं जब अपने दांत दिखाने के लिए, तो वो आपको मैं बता नहीं सकता कि किस किस्म की उसमें मैल जमा होता है, जो कि अनअवेयरनेस है। ज़ाहिर बात है, जानबूझ के नहीं करता। फिर मैं उस लोगों को उनसे पूछता हूँ जी आप ब्रश क्यों नहीं करते? वो कहते हैं हम सुबह उठ के कर लेते हैं या कुछ दिनों बाद कर लेते हैं। फिर मैं उनसे पूछता हूँ कि आप जिस प्लेट में खाना खाते हैं वो कैसी होनी चाहिए? वो जी साफ़ होनी चाहिए। जिस ग्लास में पानी पीते हैं उसमें से जी मैक्स की खुशबू आनी चाहिए, साफ। तो जिस मुंह से खाना वो मुंह गंदा है। ये एक ऐसा चैनल है मुंह कि यहीं से सारी जरासीम आपके इन्फेक्शन अंदर जाने के चांसेस होते हैं। तो डेंटल अवेयरनेस बड़ी ज़रूरी है। सदियों से एक मिथ आ रही है सुबह उठ के ब्रश करें। सुबह उठ के करने वाला ब्रश दूसरों के लिए है, क्योंकि उनको आपके मुंह से स्मेल नहीं आती। आपका जो अपना ब्रश का टाइम है, जो आपकी अपनी सेहत के लिए ज़रूरी है, सिर्फ दांतों के लिए नहीं बाकी जिस्म के लिए, वो रात का ब्रश है। यानी कि सुबह उठ के ब्रश करने से आपके दांतों की हेल्थ का कोई ताल्लुक नहीं, जीरो ताल्लुक है। वैसे ही है जैसे आप चोरी होने के बाद लॉक लगाते हैं। हाँ। देखें, अभी हम प्रोग्राम से पहले पानी पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं, जो लिक्विड हमने लिया हमारे मुंह में खुराक के ज़रात साफ होकर मैदे में चले गए। बिल्कुल सही। रात को आपने खाना खाया मज़े से, बर्गर शवारमा पिज़्ज़ा डिलीवरी करवाई, खाना रोटी भी खाई सर, रोटी भी खाई, जो भी खा पी के अब सो गए, बड़ा पोर्शन मैदे में चला गया, जो लेफ्ट ओवर है वो मुँह में रह गए। अब हमारा जो स्लाइवा है, जो इंसानी थूक है, उसमें बैड बैक्टीरिया भी हैं, गुड बैक्टीरिया भी हैं। गुड बैक्टीरिया जो कि मुंह से डाइजेशन का अमल शुरू करते हैं। बैड बैक्टीरिया वो हैं जो कि खुराक के लेफ्ट ओवर के साथ मिलकर टॉक्सिन्स या एसिड्स बनाते हैं, जो कि दांतों में कैविटी का बायस भी बनते हैं और मसूड़े भी ख़राब करते हैं। सही है। अब जब उनको आप मौका दे देंगे कि वो फूड पार्टिकल्स के साथ मिलकर खुल के मैच खेलें, जो तादाद में 100 थे सुबह उठ के 200 में हो,
तो फिर ब्रश करने का फ़ायदा नहीं है। हाँ। फिर आप उन मल्टीपल बैक्टीरिया को साफ़ करें जो कि रात गड़बड़ कर चुके हैं। तो रात का ब्रश, मैं पिछले 16-17 साल से सोशल मीडिया पे हूँ, टीवी चैनल्स पे हूँ, मैं बताता हूँ कि रात का ब्रश ही असल ब्रश है। सुबह उठ के ब्रश नहीं फ़ायदा। रात को बेड पर जाने से पहले आप ब्रश कर लें, बिल्कुल, वो है आपका असल प्रोटेक्शन जो आपको आपकी ओरल हेल्थ में मदद करेगा, जो आपके दांतों की उम्र बढ़ाएगा, जो आपके मसूड़ों की उम्र बढ़ाएगा और अल्टीमेटली आपकी ओवरऑल हेल्थ के एक क्वालिटी बेहतर करेगा। बिल्कुल सही। तो हमने चूंकि बात ही यहाँ से शुरू की है तो मैं इसी पर बात कर लेती हूँ, ब्रश करने का सही तरीका और टाइमिंग्स। कितने टाइम तक, कुछ लोग होते हैं कुल्ली की निकल गए, कुछ लोग होते हैं लगे रहते हैं मिचको 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 मिचको, और मूवमेंट जो ब्रश की मूवमेंट होती है वहाँ से शुरू करते हैं ब्रश करने का। ये मुझे बताएं टाइमिंग्स कितनी होनी चाहिए और सही तरीका क्या है? बिल्कुल, आपने देखा कुछ लोग जब वॉशरूम जाते हैं सुबह उठ के तो उनके आवाज़ें आ रही होती हैं बाहर तक, इतने ज़ोर से ब्रश करते हैं और उबकाइयाँ आ रही होती हैं। वो समझते हैं जैसे हुआ तो ये सफाई, ऐसे बिल्कुल नहीं होता। ब्रश करने का सही तरीका ये कि ऊपर के दांतों को ऊपर से नीचे साफ़ करें, वर्टिकली, नॉट हॉरिजॉन्टली। ठीक है। वर्टिकली करने से क्या होगा कि हर दो दांतों के बीच में जो खुराक फंसी वो साफ होगी। अब जब हॉरिजॉन्टली ब्रश करेंगे तो आप उस खुराक को मजीद आगे तक रहे हैं कि पड़ी रहो और काम खराब करो। ठीक है। ऊपर नीचे साइड से भी करके आप ब्रश को ऊपर नीचे कर सकते हैं। लोग कैसे होता है, फिर हम उनको बताते हैं कि ब्रश अंदर करके ब्रश के हैंडल को घुमाते जाएं, ऊपर नीचे होता जाएगा। ठीक है। फिर दायरों की शक्ल में करें। दायरों की शक्ल में करने से फ़ायदा क्या है कि जहाँ पे मसूड़े और दांत मिल रहे हैं वहाँ पे एक हाफ सर्कल बनता है, सबसे ज़्यादा प्लाक सर्कुलर मोशन जो है, यस, वो उससे वो चीज़ साफ़ हो जाती है। हम जब हॉरिजॉन्टल करते हैं तो उससे दो नुकसान होते हैं। एक तो खुराक और फंस जाती है, दूसरा आप अपने हाथ को, अपना उंगली को रगड़ें तो आपको एक हीट फील होगी, फ्रिक्शनल हीट। आप जब ब्रश को यूं दांतों की लंबाई के अगेंस्ट हॉरिजॉन्टली ब्रश करते हैं तो नायलॉन ब्रशेस दांत की जो एनामल सरफेसेस को घिसाते हैं, अल्टीमेटली सेंसिटिविटी शुरू हो जाती है। इन शॉर्ट, दांतों को ब्रश करें ऊपर से नीचे और दायरों की शक्ल में, और 1 से 1.5 मिनट काफ़ी है, इससे ज़्यादा टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप दांतों को और ब्रश का नुकसान करेंगे। ठीक है। ठीक है। बेहतरीन वक्त रात सोने से पहले और सुबह नाश्ते के बाद, क्योंकि नाश्ते के बाद से लेके लंच तक फिर 5-6 घंटे बन गए, ऑलमोस्ट सोने वाला सा भी होगा ना कि आपने अगर पानी वानी भी नहीं पिया या कुछ चाय कॉफ़ी नहीं पी, मुंह साफ़ नहीं हुआ, तो नाश्ते के पार्टिकल्स फिर मुंह में रहेंगे और फिर काम ख़राब करेंगे। तो नाश्ते के बाद और रात सोने से पहले। अच्छा डॉक्टर साहब, ये आप बड़ी अनोखी बातें कर रहे हैं जो मुझे समझ नहीं आ रही। हमने बचपन से एक प्रैक्टिस देखी है कि हमें भी डांट पड़ती होती थी बचपन में, सुबह उठते साथ ही सबसे पहले चलो वॉशरूम, ब्रश करके आओ। लाइन में लगे होते हम अपने बच्चों को भी वही सिखा रहे हैं, चलो वॉशरूम, ब्रश करने से पहले नाश्ता नहीं मिलेगा, सारे रात के जो बैक्टीरिया हैं वो नाश्ते के जरिए जो है वो पेट में चले जाएंगे, तो वो साफ करना बड़ा ज़रूरी है। आप कह रही हैं सुबह का ब्रश जो है वो नाश्ते के बाद होना चाहिए। मतलब मेरा अपना दिल नहीं करेगा नाश्ते के बगैर, ब्रश के बगैर नाश्ता करने का। रात को ब्रश करके सोएं, आप सुबह फ्रेश उठेंगे, आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जस्ट कुल्ली करें एहतियातन, चलें कर लें कुल्ली। हाँ, मतलब आप कह रही हैं ज़रूरत आपको खुद फील होना शुरू हो जाएगा कि आपकी बॉडी, आपकी ओरल हेल्थ जो मुंह है उसको ज़रूरत नहीं है ब्रश। कुछ लोग हैं जिनके नाक में मसला होता है तो फिर मुंह से सांस लेके सोते हैं, माउथ ब्रीदर्स होते हैं, वो उठ के चाहे कुल्ली कर लें चाहे ब्रश कर लें। लेकिन आम जो लोग हैं जो कि सेहतमंद हैं, उनको नाश्ते से पहले ब्रश करने की ज़रूरत नहीं है। मैं ओपनली कह रहा हूँ। ज़बरदस्त, ये तो बड़ी मज़े की बात हो गई। अच्छा, अब इसमें आगे बढ़ते हैं हम, चूँकि ब्रश से अब आगे जाते हैं। तो आपने कहा कि सुबह का ब्रश जो है ना वो दूसरों के लिए होता है। दूसरों के लिए से मुराद ये है कि आपने दफ्तर जाना है, कॉलेज जाना है, स्कूल जाना है, इवन घर में भी रहना है, आप किसी से बात कर रहे हैं तो पूरे रात का जो एक मुंह में जो भी प्रोसेस चल रहा होता है, हाँ, स्मेल पैदा होना शुरू होती है। कुछ लोगों को ये बीमारी होती है, उस पर भी बात करेंगे। कुछ एक जनरल होता है कि आप ब्रश करो, ख़त्म हो जाती है, फिर आप चल सो चल। ये क्यों होता है? इसको अवॉइड किया जा सकता है? हाँ जी, जो मुंह की स्मेल है ना, उसका एक तो हो गया ताल्लुक कि आपने ब्रश सही वक्त पे नहीं किया, ये सही तरीके से नहीं किया। इसकी एक और बड़ी वजह है ड्राई माउथ, मुंह का खुश्क होना। हम उसके अपनी ज़ुबान में हम ज़ीरोस्टोमिया कहते हैं, मुंह का खुश्क होने के लिहाजा इसके लिए पॉडकास्ट पूरा चाहिए। बेसिकली मैं उसको समराइज़ करता हूँ कि जो लोग जिनके बोलने का काम ज़्यादा है, जैसे इस वक्त मैं मुसलसल बोलूँगा, अभी मेरा बोलने का काम है, हमने ये पानी साथ रखा होता है, हम थोड़ी देर बाद एक सिप लेके अपने मुंह को हाइड्रेटेड रखते हैं। जो लोग अपने मुंह को खुश्क रखने के आदी हैं कि उन्हें पानी पीने का काम आता है, उनके मुंह से स्मेल आएगी। सेकेंडली,
डायबिटिक पेशेंट जिनको शुगर होती है, उनको चूँकि बार बार पेशाब आता है, यूरिनेशन बढ़ती है तो डिहाइड्रेट होते हैं, उनको प्यास बार बार लगती है, लेकिन वो कहते हैं क्या पानी पियेंगे फिर कि हर वक्त पानी पीते वॉशरूम हैं, जाना हर वक्त पड़ेगा, यूरिन करते रहें। तो डायबिटिक्स के मुंह से भी स्मेल आती है। उसके अलावा कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो कि और बीमारियों के लिए, उनके साइड इफेक्ट में भी मुंह का खुश्क होना है, और अल्टीमेटली जब मुंह खुश्क होता है तो फिर आपके मुंह से स्मेल आती है। ठीक है। तीसरा ये कि कई ऐसे पेशेंट्स हैं जिन्होंने डेंचर्स लगाए हुए उतरने वाले या ब्रिजेस लगाए और उनकी इल फिटिंग, पुराने लगे हुए, उनकी फिटिंग ख़राब होगी, उनके नीचे खाना पीना इकट्ठा रहता है, उनके मुंह से भी स्मेल आती है। ठीक है। फिर हमने देखा कि जो लोग कीटो डाइट पे हैं, मैं कीटो डाइट के खिलाफ नहीं हूँ, अभी मुझे इस पे ना इतराज़ हो जाए, कीटो डाइट नहीं, बहुत हो सकते हैं आप खिलाफ, मैं खुद बड़ी खिलाफ हूँ कीटो डाइट के, लेकिन कीटो डाइट जो करने वाले उनके मुंह से भी कीटोन्स की स्मेल आती है। ठीक है, तो क्योंकि उन्होंने एक पर्टिकुलर चीज़ें सिर्फ हैं जो इस्तेमाल करनी है, हाँ बाकी चीज़ें अपनी खुराक में से निकाल फुल दी हैं। फैट खाना है, हाँ, फुल गोश्त खाना वो है, फैट जो है और तो उसके वो रेड कीटोन्स मीट जो है वो आपको उसकी स्मेल आती है। ठीक है। इसके अलावा जिन बच्चों के या बड़ों के दांत टेढ़े मेढ़े होते हैं, क्राउडिंग के दांत आगे पीछे, ब्रश करते हैं तो ब्रश हर दूसरे बंदे के, हाँ, तो वो ब्रश की सफाई पॉसिबल नहीं, फूड इन्फेक्शन रहती है तो मुंह से बू आएगी, तो मुंह से बू आना एक उसका हल सिर्फ यही है कि उसके हल दो हैं, 2-3 हल हैं। पहले तो अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, बजाय गटागट पानी चढ़ाने के हर 15-20 मिनट 1-2 सिप ले लें ताकि आपका मुंह गीला रहे। इससे सिर्फ मुंह नहीं, जिस्म के हर ऑर्गन को पानी की ज़रूरत है। सही है। दूसरा ये कि मुनासिब वक्त पे ब्रश करें। ठीक है। तीसरा ये, अगर आप समझते हैं कि आप डायबिटिक हैं या और दवाइयाँ खा रहे हैं जिनकी वजह से मुंह में स्मेल आ रही है, तो अपने फिजिशियन से मिलके उनकी डोज को टाइट्रेट करें, आगे पीछे करें, कम करें, ज़्यादा करें, ताकि मुंह से बदबू का एलिमेंट कम सके। यहाँ मैं आपको बता दूँ कि ड्राई माउथ बहुत सी मुंह की और दांतों की बीमारियों का एक मदर सोर्स है। हमारा जो इंसानी थूक है, जो सलाइवा है, इसमें एबिलिटी ये है कि ये तमाम टॉक्सिन्स को वॉश करता है। ठीक है। जब सलाइवा नहीं बनेगा, टॉक्सिन्स वहीं रहेंगे और दांतों और मुंह की दांतों और गलना सड़ना भी शुरू हो जाएंगे, शुरू हो जाएंगे, चीजें जो हैं वो कैविटीज बनेंगी, मसूड़े सूज जाएंगे, ब्लीडिंग होगी। किसी चीज को लेफ्ट ओवर खाने को बाहर भी रखते हैं तो वो गलना सड़ना शुरू हो जाता है, उसके अंदर उल्ली लग जाती है, फर्मेंटेशन कह लें आप उसको। एग्जैक्टली, तो आपके मुंह के अंदर भी वही प्रोसेस होगा। ऐसे अक्सर कुछ लोगों को लगता है मसूड़ों में खून आना जो है ना नॉर्मल सी बात है, क्योंकि हम जब भी ब्रश करते हैं तो वो जब झाग बाहर फेंकते हैं, कुल्ली करते हैं, तो वो रेड खून जो है ना मुख्तलिफ कोनों से निकल रहा होता है। फिर कभी होता है बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाता है, कभी बहुत कम भी हो जाता है। इज़ इट नॉर्मल कि उसको आपको अलार्मिंग सिचुएशन में मसूड़ों में खून आने को लेना चाहिए? कतई नॉर्मल नहीं है ये। मसूड़ों से खून आने का मतलब ये है कि आपके मसूड़ों के नीचे तक प्लाक जमा हुआ है, जो कि मुसलसल एक बैक्टीरियल इन्विटेशन है। बैक्टीरिया की कॉलोनी वहाँ बनती है जहाँ पे प्लाक इकट्ठी। प्लाक बेसिकली क्या है, हमारे मुंह के बैक्टीरिया जिनको साफ़ ना करें, इकट्ठे होकर वो प्लाक की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। अब फिर भी उन्हें इग्नोर करते हैं। आप साल में 2 दफ़ा डेंटिस्ट के पास जाके अपनी स्केलिंग नहीं करवाते हैं, वही प्लाक एक हार्ड स्टोन की शक्ल ले लेते हैं, जिसको हम टार्टर या कैलकुलस कहते हैं। ठीक है। ये मांसखोरा भी करता है, गम्स को पीछे भी करता है, मुँह से बदबू भी आती है, दांतों में कीड़ा भी लगता है, और जो भी आपने जिक्र किया कि मसूड़े सूज जाते हैं, खून आना शुरू होता है। मसूड़ों से खून आने को बहुत से लोग नॉर्मल लेते हैं, वो जी जो करने उदो ही आता है, जो नहीं करते नहीं आता। हाँ। असल में वो खून हर वक्त आ रहा होता है, आप उसको निगल रहे होते हैं, आज रियलाइज नहीं हो रहा होता। हाँ जी, यहाँ आज आपको मैं अलार्म करता हूँ अपने व्यूअर्स को, देखने वालों को, कि मसूड़ों की ब्लीडिंग को कभी भी अनट्रीटेड मत छोड़ें, मत इग्नोर करें। दिल की एक बीमारी है जिसको कहते हैं SBE, सब एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस। उसकी बड़ी वजहों में से एक बड़ी वजह ब्लीडिंग फ्रॉम गम्स है। अच्छा। कोई भी जब कार्डिक प्रोसीजर होना होता है तो उससे पहले डेंटल क्लियरेंस ज़रूर ली जाती है। मेरे पास बेताशा कार्डियोलॉजिस्ट कहता है कि इसकी डेंटल क्लियरेंस लिखेंगे तो हम आगे प्रोसीजर करेंगे, क्योंकि मुंह एक ऐसा चैनल है, अगर यहीं से इन्फेक्शन है तो अंदर जाके बहुत से सिस्टम खराब करती है। तो अगर मसूड़ों में से खून आ रहा है और वो खून मुसलसल आपकी बॉडी के अंदर जा रहा है, तो वो आपके दिल पे असर डालता है। पहले दिल पे असर डालता है, गैस्ट्रिक इश्यूज भी हो सकते हैं, जॉइंट्स के इश्यूज भी हो सकते हैं। सही है, तो इसको आपने ईजी नहीं लेना। इसका इलाज क्या है? फौरी तौर पे डेंटिस्ट के पास जाएं। कि दवाइयाँ हैं, कोई प्रोसीजर है, किस तरह, ये कैसे कम होगा? अच्छा, मैं आपको बताऊं कि डेंटिस्ट्री मोस्टली मैनुअल काम से ठीक होती है। दवाइयों से उसको सपोर्ट मिल सकती है, सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट आ सकती है, मतलब खून आने के लिए दर्द हो रही है तो पेन किलर ले लिया, कोई ज़्यादा ब्लीडिंग नहीं हो रही तो एक एंटी ब्लीडिंग टूथपेस्ट वो कर ली, माउथ वॉश कर लिया, नमकीन पानी, ये बुरी चीज़ें नहीं है, बट ये एक हतमी ट्रीटमेंट नहीं है, ये वक्ती बहलावा है। ठीक है। जब भी ऐसा हो फ़ौरन डेंटिस्ट के पास जाएं, वो आपके मसूड़ों की डीप रूट प्लानिंग या डीप क्लेंजिंग करेगा। आपको डेंटिस्ट बताएगा कि आपको कौन सा ब्रश चाहिए, आपको टेक्निक बताएगा, तरीका, वक्त बताएगा, ब्रश की सिलेक्शन सॉफ्ट चाहिए, मीडियम चाहिए। हार्ड तो हम नहीं देते यूजुअली, मीडियम और सॉफ्ट पे ही हमारा ज़्यादा जोर होता है।
और ये डेंटिस्ट ही बता सकता है। जैसे आपका सूट एक टेलर ही सी सकता है, आपका मेकअप एक सैलून वाला, तो आपके दांतों का ख्याल एक डेंटिस्ट ही लेकिन रख फिर सकता हमें है। ये डेंटिस्ट्री इतनी महंगी क्यों लगती है? क्योंकि देखें डेंटिस्ट्री आपने जैसे कहा कि प्रोसीजरल वर्क है, इट्स एक्सपेंसिव एज वेल। हर कोई साल में 2 दफ़ा, अभी आपने स्केलिंग का बड़े आराम से कह दिया, हर कोई साल में 2 दफ़ा स्केलिंग नहीं करा सकता, और वो समझता है कि ये तो एक लग्जरी है। एक मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वो लोग जो मुश्किल से गुजर बसर करते हैं, जिनकी ठीक ठाक सैलरी भी है, वो भी आई डोंट थिंक दे गो टू अ डेंटिस्ट दैट ऑफन कि हमने जाके क्या करा, स्केलिंग करके क्या ही करा लेना। फिर एक बहुत स्ट्रॉन्ग पाकिस्तानी मिथ जो मैं बचपन से सुनती चली आ रही हूँ, और फिर जब से मैंने शोज़ करना शुरू किए, रिसर्च की, तो मुझे क्लियर हो गया कि स्केलिंग कराने से वो दांत हिल जाते हैं, जो अपनी जगह से जो है ना मूव करना शुरू हो जाते हैं। स्केलिंग जो है ना वो ऐसी रगड़े हैं कि आपकी दांतों की ऊपर वाला जो लेयर है ना उसको डैमेज कर देती है। ये आपके दोनों सवाल वो हैं जो पिछले 16-17 साल से मैं सोते में भी इनका जवाब दे रहा होता हूँ। मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस। बिल्कुल। पहले हम आते हैं कि महंगी क्यों है। महंगी इसलिए है कि बदकिस्मती से इसकी इंस्ट्रूमेंट्स के अलावा तमाम चीज़ें इम्पोर्टेड हैं। लोकल हमारे सिर्फ इंस्ट्रूमेंट बनते हैं, बाकी इसकी जो फिलिंग्स हैं, इसके जो कॉस्मेटिक्स हैं, इसके जो क्राउन्स के मटेरियल्स हैं, इसके जो फर्नेसेस हैं, जो सब इम्पोर्टेड है, सब यानी पाकिस्तान में नहीं बनते। नहीं, अब जब बनता है आता है तो टैक्सेस होते हैं। हम जब अपने डिस्ट्रीब्यूटर या वेंडर से चीज़ें लेते हैं वो हमें टैक्स डाल के हमें वो देते हैं। हम जब पेशेंट को देते हैं ऑब्वियसली हमने फिर अपना उसमें से सारा एडजस्टमेंट करके, तो इसलिए। लेकिन फिर भी मैं बताऊं कि पाकिस्तान हमारे एकदम साया ममालिक में अभी भी पूरी दुनिया से बिल्कुल सस्ती डेंटिस्ट्री इन्हीं मुल्कों में, हमारे मुल्क में और एकदम साया ममालिक में। इसलिए हमारे रिश्तेदार बाहर से डेंटिस्ट्री का इलाज यही मैं कराने कहने लगा था। यहाँ आते हैं। मुझे याद है मेरे अपने रिश्तेदार यूके से यहाँ आए कि जी दांत का क्राउन चढ़वाना था मेरे पास 3-3 माह पहले से लोग आ रहे थे। हम डॉक्टर साहब नवंबर की मतलब उनको वहाँ से यहाँ आने की टिकट और यहाँ के प्रोसीजर की टोटल अमाउंट जो है वो सस्ती लग रही होती है, जो उनकी अपने करके भी पैसे बच जाते हैं। अभी कल मैंने एक हैं। बच्चे का काम किया, वो कह रहा कि मुझे यूएस में सिर्फ बताने का कि आपके मुंह में ये गड़बड़ है, जो कि मैंने पूरे ट्रीटमेंट के भी उससे कम पैसे लिए, तो उसने कहा उसने सिर्फ मुझे कंसल्टेशन के $500 ले लिए थे। तो इससे अंदाजा ये सारी दुनिया में है। चलें, इफ इट मेक्स अस फील बेटर कि हमारी जो डेंटिस्ट्री है वो थोड़ी सी सस्ती है, लेकिन इंश्योरेंस कंपनीज को ये नहीं लगता ना, वो नहीं काउंट करते उसके। इंश्योरेंस कंपनी पूरी दुनिया में कोई नहीं देता, कोई तो कह रही हूँ ना, वो अगर देते हैं तो कुछ परसेंटेज देते हैं, बाकी पेशेंट ने खुद ही देना। परसेंटेज भी सिर्फ बड़ी माइनर सी है और बड़ी कम सी है। अच्छा, वापस आ जाते हैं, मसूड़ों के खून का हम जिक्र कर रहे थे कि आ जाता है। अब इसकी वजूहात क्या हैं? एक तो आपने कहा कि चीज़ें जम जाती हैं, बीच में खाना इकट्ठा हो जाता है। कुछ डिफरेंट पर्टिकुलर बीमारियों में ये बढ़ जाता है, जैसे आपको बहुत बुखार, क्योंकि मैंने खुद एक्सपीरियंस किया, आई डोंट नो ये रिलेटेड है या नहीं, वो तो आप हमें बताएंगे कि बहुत तेज़ बुखार या कोई एक एक्सट्रीम किस्म की उस तरह से चीज़ चल रही हो तो भी आपके मुंह से खून आना शुरू हो जाता है। प्रेगनेंसी में आपके मुंह से बहुत ज़्यादा खून आता है मसूड़ों में। नॉर्मली आप ठीक जा रहे होते हैं, प्रेगनेंसी में, क्योंकि ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया कि मेरे अपने गम्स ने बहुत ज़्यादा ब्लीड करना शुरू कर दिया था। कुछ एक पर्टिकुलर एजेस होती हैं जिसमें ये शुरू हो जाता है और फिर रुकने का नाम नहीं लेता। तो ये कुछ डिफरेंट वेरिएंट्स हैं मसूड़ों में खून आने का। मैं इसमें थोड़ा सा डिफर करूँगा, एज के हिसाब से नहीं होता। एक तो आपने खुद ही बता दिया, प्रेगनेंसी ट्यूमर्स कहते हैं। जैसे ही सेकंड ट्राइमेस्टर शुरू होता है, लाइक तीसरा और चौथा महीना, उसमें ब्लीडिंग मसूड़ों से बढ़ जाती है, जो कि डिलीवरी तक रहती है और उसके बाद खुद ही 1.5-2 माह तक डिलीवरी के बाद ठीक हो जाती है। लेकिन अगेन इसको इग्नोर नहीं करना, क्योंकि ब्लीडिंग तो हो रही है ना, तो उसको थोड़ा बहुत इसका इलाज करना है। इसके अलावा एक और बीमारी जिसको स्कर्वी कहते हैं, विटामिन सी की डेफिशिएंसी जिसमें होती है, उसमें ब्लीडिंग बहुत होती है। तीसरा एक है कि जो कार्डिक पेशेंट्स हैं, जो ब्लड थिनर्स लेते हैं, खून को पतला करने वाली दवाइयाँ लेते हैं, उनके गम्स में से भी खून आता है। और ख़ासतौर पर जब उनका बीपी बढ़ता है तो उसमें अक्सर देखा कि ऊजिंग हल्का हल्का जैसे खून रजिस्टर होता है, वो आता है। कुछ लोगों का होता है जो कि बहुत कम परसेंटेज है, उनमें क्लॉटिंग फैक्टर है वो कम होता है, उनका दांत निकाला जाए या उनको कुछ किया जाए तो उनकी ब्लीडिंग रुकने में 1-2 दिन ले लेती है। तो ये वो वजह है, मोटी मोटी वजह है ब्लीडिंग फ्रॉम गम्स। वरना जनरल वजह जो है वो वही है कि आपके खाना फंसा हुआ है, बाकियात फंसे हुए हैं उससे। अच्छा, मेरा वो वाला सवाल तो वही रह गया, स्केलिंग कराने से दांत हिल जाते हैं, दांतों की लेयर्स ख़राब हो जाती हैं और दांत बेहतर होने से ज़्यादा डैमेज हो रहे हैं। अगर मैं कहूँ कि स्केलिंग ना करवाने से दांत ख़राब होते हैं तो आप इसको डिनाई नहीं कर सकेंगे। स्केलिंग बेसिकली क्या करती है? स्केलिंग आपका वो मैल और प्लाक और टार्टर दूर करती है जहाँ आपके अपना हाथ आपका नहीं पहुँच सकता। लाइक विजडम टूथ एरिया, वहाँ तक ब्रश नहीं जाता। दांतों के अंदर की सतह जहाँ पे ये जुबान टकरारी, यहाँ तक यूजुअली लोग ब्रश नहीं करते। मेरे बहुत से पेशेंट आते हैं वो दांत दिखाते हैं सामने से बिल्कुल साफ है, ऐसे लाइट मार रहे होते हैं। हम जब मुंह खुलवाते हैं अंदर जितना दांत उतना बड़ा मैल जमा होता है। सही बात। क्या कि ब्रशिंग टेक्निक सही नहीं, हमारी अप्रोच नहीं सही हो पाती। ठीक है, अब वो स्केलिंग से पॉसिबल है।
और आप इसको दांतों पे ना बड़े ये सख्त तरीन हिस्सा है, ये बड़ी देर से ख़राब होता है। ये रातों रात, ये नहीं कि अब सुबह उठे तो आपके दांत ख़राब है, नहीं, ये महीनों पे मुहित एक सिलसिला है। सही है। अब रही जहाँ तक बात कि स्केलिंग कराने से दांत हिल जाते हैं, तो मैं इस प्लेटफॉर्म से ये भी अवेयर करना चाहूँगा कि ऐसे डॉक्टर के पास जाएँ जो क्वालिफाइड हो, जिसके क्लिनिक के बारे उनके नाम के साथ BDS लिखा हो, बैचलर डेंटल सर्जरी, PMDC नंबर लिखा हो, PMDC वेरीफाइड हो, पंजाब हेल्थ केयर कमीशन से रिकगनाइज्ड हो, या जिस भी सूबे में उस सूबे के हेल्थ केयर कमीशन से रिकगनाइज्ड हो, वो आपका काम कभी ख़राब नहीं करेंगे। क्वैक्स क्या करते हैं, जो अताई हैं, आमतौर पर किसी डेंटिस्ट के साथ 5-6 माह गुजारे, साल गुजारा, उसके बाद अपना सो कॉल्ड इन्वर्टेड कॉमा शुरू, क्लिनिक इन्वर्टेड का बंद, क्लिनिक खोल लेते हैं। हाँ। ये आमतौर पे मज़ाफ़ात में चलता है। लाहौर के अंदर भी जो अंदरूनी के इलाके में भी हैं, बहुत जगह हैं सर, बहुत से ऐसे डेंटिस्ट्री के क्लिनिक्स हैं जिनको देख के आपको लगता ही नहीं है कि ये एक्चुअली एक ऑथेंटिक जगह होगी जहाँ पे जाके आप अपने दांतों का इलाज करा सकते हैं। एज फॉर एज स्केलिंग इज कंसर्न्ड, हम जब स्केलिंग करते हैं, हम अल्ट्रासाउंड एक वाइब्रेटिंग टिप होती है जो कि सिर्फ वाइब्रेट करके साफ़ करती है, क्वैक्स रगड़ के साफ़ करते हैं। हाँ। अब जब बर्तन को रगड़ेंगे आप, मैल तो साफ़ होगी, बर्तन की पहली लेयर भी जाएगी। सही बात। इसी तरह क्वैक रगड़ के साफ़ करते हैं तो मैल तो साफ़ होता है, दांत का एनामल भी उड़ता है, और वो सस्ता भी होता है, लेकिन अल्टीमेटली इन लॉन्गर रन वो नुकसानदेह होता है। आप फिर उसमें क्या, पानी तो दूर की बात है, ये मुंह से सांस लेते वो भी ठंडा लगता है, सेंसिटिव हो जाते हैं। सेंसिटिव। अच्छा, स्केलिंग के बाद वाकई में सेंसिटिव हो जाते हैं, चाहे प्रोफेशनल तरीके से कराई जाए। हाँ, या मतलब कुछ पेशेंट्स में जिनके ऊपर मास्क हो रहा या गम रिसेक्शन इतना फैल गया हो कि दांतों का वो सेंसिटिव हिस्सा जो मैल ने घेरा हुआ था, आपको मैल ने घेरा, मैल आपको ठंडा नहीं लग रहा, आपने मैल साफ करवाई, वो एरिया एक्सपोज हुआ, ठंडा लगना शुरू हो गया। सही बात। तो ये भी लोग डरते हैं, लो जी स्केलिंग करावाएंगे तो ठंडा लगेगा। उनको हम फिर बताते हैं ये थोड़े दिनों तक है, हम उनको फिर डिसेंसिटाइजिंग माउथ वॉशेस देते हैं स्केलिंग के बाद, जिससे उनके दांतों में 6-7 दिन के बाद ठंडा गर्म लगना खत्म या कम हो जाता है, और फिर उसके बाद नेचुरल फॉर्म में वो नेचुरल फॉर्म में आ जाता है सारा कुछ। अच्छा, बार बार हम दांतों की मैल का जिक्र कर रहे हैं, एक आम आदमी दांतों की मैल को कैसे पहचान सकता है? वो पीले रंग की होती है, काले रंग की होती है, कुछ लोगों के दांतों में हरे रंग का भी बिल्कुल जमा हुआ होता है। इसकी पहचान कैसे हो सकती है? मतलब व्हेन डू यू नो कि अब मुझे स्केलिंग करा लेनी चाहिए, थोड़े थोड़े पैसे जोड़ लेने चाहिए? नहीं, इतनी भी महंगी नहीं होती कि पैसे अभी उसके ऊपर भी आ रही हूँ मैं क्योंकि ये एक हवा है ना, लोगों को लगता है वो ये बड़ी महंगी है जी, मैंने इतने पैसे नहीं लगाने। सेल्फ एग्जामिनेशन एक चीज़ होती है, अपने हर 15-20 दिन के बाद अपने होंठ पीछे करें और देखें कि दांतों और मुसड़ों के दरमियान में कुछ है तो नहीं। ठीक है। अगर वहाँ पे आपको कोई वाइटिश लेयर आ रही है तो अभी प्लाक शुरू हो गई है, अगर वो लाइट ग्रीनिश है तो पक्का हो गया काम, अगर वो ब्लैक या ब्राउन है तो बहुत ही पक्का हो गया काम। सही है। अब फिर तो फ़र्ज है ना डेंटिस्ट पे जाना, अदरवाइज अपने दांतों की उम्र आप कम करते जाएंगे। वो जो प्लाक जमा होता है या हार्डन्ड प्लाक या कैलकुलस है, वो आहिस्ता 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 आपके मसूड़ों को पीछे खींचता है। अब दांत को ग्रिप 2 चीज़ों ने किया होता है, एक तो जबड़े की हड्डी ने, ऊपर मसूड़ों के लिगामेंट ने। जब मैल की वजह से लिगामेंट फेल हो गए फिर हड्डी पे जिम्मेदारी आ जाती है, फिर हड्डी पे जोर भी पड़ना शुरू। जब आप खाना खाते हैं तो वो खाने का जो लोड है, दांत भी लेते हैं, हड्डी भी लेती है, हड्डी फिर रह जाती है, फिर दांत हिलते हैं। फिर हमारे पास इसके अलावा और कोई जरिया नहीं होता कि पेशेंट आए तो हम उसका दांत अपने पास रख लें, दांत निकाल दें, क्योंकि जाहिर है ये अल्टीमेट एक हल है जो फिर आपको उसको सॉर्ट आउट करने के लिए देना ही देना है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो पीले रंग का प्लाक होता है वो भी मैल ही कंसिडर होता है? क्योंकि बहुत लोगों को लगता है कि ये नॉर्मल है, वो ब्रश से भी नहीं निकलता, वो आप जितना मर्जी कोशिश कर लें वो नहीं निकलता, लेकिन फिर उसका हल जो है वो स्केलिंग के जरिए ऑब्वियसली तो पॉसिबल होता है। दांतों को पीलापन सिर्फ मैल जमने से नहीं होता, ये स्टेन्स भी हो सकते हैं। स्टेन में हमारे मुंह में 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं इंटरनल स्टेन, एक होते हैं एक्सटर्नल स्टेन। इंटरनल स्टेन्स वो होते हैं जो कि बचपन में कोई एंटीबायोटिक अगर खाई हुई टेट्रासाइक्लिन टाइप, उससे दांत ग्रेश या ब्लूइश हो जाते हैं। सही है। एक्सटर्नल स्टेन्स वो होते हैं जो कि स्मोकिंग, पान छालिया, गुटखा, आइस, हैश और अल्कोहल से बनता है। चाय और कॉफ़ी? चाय कॉफ़ी एक्सेसिवली उससे एक्सेसिव से आपकी क्या मुराद है? दिन में कितने कप चाय जो है वो एक्सेसिव है, जो दांतों को डैमेज करे? आप भले 6 कप पिए, उस बाद कुल्ली कर लें। अच्छा ठीक है, लगा ना रहने दें, लगा नहीं, आप कॉफ़ी 6 कप पिए लेकिन उसके बाद कुल्ली कुल्ली कर लें, वो आपको डैमेज नहीं करे। लेकिन ये देखें कि दांतों के अलावा बाकी चीज़ें भी आपका अपना है, मैदा भी आपका अपना है, वो तो जाहिर है, वो तो जाहिर है, वो मैटर करता ही है। बिल्कुल सही। तो ये आपने कहा कि ये चीज़ें हैं, ड्रग्स की चीज़ें हैं, सिगरेट है, वेप कितना नुकसानदेह है दांतों के लिए? देखिए आजकल बड़ा फैशन चला हुआ है, हर दूसरे शख्स के सामने वेप, हाथ में वेप है, सोशली ये एक्सेप्टेबल हो चुका हुआ है, स्टेटस सिंबल से बन गया। हाँ, सिगरेट की तरह उतना एम्बैरेसिंग और एक फोबिया नहीं है बड़ों का, तो आप वेप बड़ों के सामने भी ना
चला रहे हैं, ये जो हमारी नौजवान नस्ल है, अब इसको हम बड़े आराम से कह देते हैं ये तो शीशा है ना, ये तो सिगरेट नहीं है, तो इट्स ओके, ये क्लास है, स्टेटस सिंबल आपने जैसे कहा। ये ओरल हेल्थ के लिए कैसा है? बुराई की कोई भी शक्ल हो, बुराई बुराई रहेगी। हाँ, सिगरेट से वेप निस्बतन ज़रा सा कम है। क्या कि सिगरेट में आप जो वो टोबैको तो जल ही रहा है, उसके जब बाहर कागज़ है ना जो वाइट, वो कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है, टोबैको अंदर आपका आप डबल एक नुकसान। वेप में ये है कि वो इलेक्ट्रॉनिक स्मोक है, लेकिन निकोटिन तो फिर भी जा रही है ना। और फिर मुख्तलिफ किस्म के फ्लेवर्स उसमें, स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम, वो अलहदा अंदर जाके वो गम्स के ऊपर क्या लेयर जमाते हैं, नोबडी नोज अंटिल यू गेट एन एक्सरे। तो वेप हो गया। हाँ, शीशा जो है ये तो स्मोकिंग से भी ज़्यादा खतरनाक है। इनके स्मोक का एक पफ 8 पफ शीशे के एक पफ के बराबर है। तो शीशा, वेप, सिगरेट सब नुकसानदेह हैं। लेकिन आप कह रहे हैं कि इन तमाम जो बुराइयां हैं ना, उनमें सबसे कम बुरी चीज़ वेप है, तो आप तो उसको एक्सेप्टेबल करार दे रहे हैं। लेकिन मुझे एक बात बताएं, एक्सेप्टेबल नहीं, एक्सेप्टेबल तो अब मुझे एक बात बताएं, आप सिगरेट पीने जाते हैं, कोई भी सिगरेट पीने जा रहा है, बाहर गया, पी के आया, फिर आधा पौना घंटा 2 घंटे आराम से निकाल लिया और दोबारा किसी दफ्तर में कहीं पर भी आपने पीना है, ये वो आप गैप देते हैं, घंटे 1.5 घंटे का गैप तो आ ही जाता है, अनलेस यू आर अ चेन स्मोकर। वेप इज समथिंग विच इज कॉन्टिन्यूसली इन योर हैंड। रात सोने से पहले तक 2-2, 3-3 घंटे लोग वेप खींची जा रहे हैं, तो वो तो अल्टीमेटली और ज़्यादा नुकसानदेह हो गया सर। साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस होगी ना। साथ ही है कि वो कुछ लोग तो कहते हैं, मुझे एक ने क्या वजह दी, कहते हैं डॉक्टर से गाड़ी में खुशबू बड़ी अच्छी रहती है। यानी कि आप देखें कि जस्टिफाई करने के हमारे पास क्या ये दांतों की हेल्थ के ऊपर, दांतों के ऊपर नेगेटिव असर रखता है? मसूड़ों के ऊपर, जुबान के ऊपर, गले के ऊपर, सांस की नाली के ऊपर, फेफड़ों के ऊपर, जिगर, मतलब इसके नुकसानात हैं। आपको कहीं ना कहीं अपनी इस एडिक्शन को कम करने की जरूरत है। मतलब एक पफ आप लेती हूँ ना लोगों की, आप एक पफ सिगरेट का लें, शीशे का लें या वेप कर लें, आप अपने जिस्म के कम से कम 8 से 9 ऑर्गन्स को उस एक पफ के साथ डैमेज कर रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। हम चूँकि ओरल हेल्थ के ऊपर बात कर रहे हैं और हमने बैड स्मेल पे भी बात की, हमने ब्रश करने के तरीके पे भी बात की, एक बात अभी तक हमने नहीं की है, ब्रश की सिलेक्शन जो है वो कैसे करनी है? एक ब्रश की सिलेक्शन आप खुद भी कर सकते हैं अगर आप 2-4 दफ़ा डेंटिस्ट के पास सोएं। हम क्यों बार बार कहते हैं साल में 6 माह के बाद आप जाएं? इसलिए जाएं कि आपको नहीं पता व्हाट इज़ गोइंग इनसाइड। जैसे आप अपने सर के बाल खुद नहीं काट सकते, आप अपने दांतों को खुद अंदर तक मिरर में कितना देख लेंगे, जिस एंगल से डेंटिस्ट देख सकता है ना, डेंटिस्ट आपको बताएगा हाँ जी इस वक्त आपके प्लाक जम रही है, इस वक्त आपके दांत घिस रहे हैं, इस आपके दांतों में सेंसिटिविटी आ रही है, इस वक्त आपके मसूड़े इस हालत में हैं। अकॉर्डिंगली हम बताते हैं कि आपने सॉफ्ट ब्रश लेना है या मीडियम ब्रश लेना है, कितना टाइम देना है कि वो, क्योंकि ज़्यादा ब्रशिंग भी नुकसानदेह है। हाँ, वो आपने जैसे भी जहाँ ब्रश ना करना गलत है, वहाँ ब्रश ज़्यादा करना भी गलत है। 3 टाइम ब्रश कर लेते हैं कुछ लोग, तो हर खाने के बाद कर लें, 1 मिनट कर लें, सही तरीके से कर लें, अपने दांत समझ के कर लें, सॉफ्ट कर लें, कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, मैं ये करता हूँ, मैं सुबह नाश्ते के बाद करता हूँ और दोपहर को जब मैं खाता हूँ उसमें मैं एक प्रेशराइज किस्म का फ्लशिंग कुल्ली कर लेता हूँ, रात को सोने से पहले मैं फिर ब्रश करता हूँ। ठीक है, तो ये एक हेल्दी एक रूटीन होनी चाहिए आपकी। तो ये सिलेक्शन ऑफ ब्रश आपको डेंटिस्ट बताएगा, आप खुद से जज नहीं कर सकते। बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो मंचिंग करने की लोगों को बड़ी आदत होती है, मंचिंग में कुछ भी हो सकता है, कुछ निम्को खा रहे हैं बार बार मुसलसल, थोड़ी थोड़ी खा रहे हैं, कुछ हाथ में चीज़ें पकड़ी हुई हैं, कुछ लोगों को सौंफ खाने की बहुत आदत, मतलब मंचिंग ऑफ एनीथिंग, ये कितने नुकसान है? बिल्कुल, हमारा जो इंसानी सलाइवा ना, इंसानी सलाइवा, थूक, इसमें अल्लाह ने बड़ी पावर रखी। ये क्या करता है, इंसानी थूक का काम क्या है बेसिकली, हम जब भी मुंह में कोई फॉरेन बॉडी डालते हैं, खाने की चीज़ होगी ना फॉरेन बॉडी, फ़ौरन ब्रेन से ऑर्डर आता है कि सलाइवा प्रोड्यूस करो ताकि इसको नरम किया जाए, दांत उसको चबा सकें और चबी हुई हालत में वो जाए, क्योंकि मैदे में दांत नहीं होते, मैदे को ग्राइंडेड फूड चाहिए हजम करने के लिए। आपने एक दफ़ा खाना खा लिया, आजकल तो बड़े काब भी ज़्यादा खाए जाते हैं चावलों की शक्ल में, शवारमा, बर्गर, ये वो। अब जब रिफाइंड काब्स आप खाते हैं और मैदे में चले गए, जो मुंह में रह गए ना, हमारा इंसानी सलाइवा में अंदर ये सलाहियत है कि 20 से 30 मिनट तक उस सारे को वॉश कर देता, साफ़ कर देता। ठीक है, आप पानी से कुल्ली करो और आप फ्री। लेकिन बार बार सलाइवा पैदा नहीं हो सकता ना, उसकी प्रोडक्शन कम होगी। आपने अभी खाया, पौने घंटे बाद कुछ चीज़ें वो भी खा ली, फिर आप गुजरे फ्रिज के पास से आपने कुछ और खा लिया, तो सलाइवा इतना फारिग नहीं है कि बार बार बने। ठीक है, अच्छा चलें, इससे दांत क्या होगा कि बार बार खाने से जो दांत कुछ लोगों के वीक होते हैं, कुछ लोगों के मसूड़े वीक होते हैं, अब जब मुसलसल उनको हरकत में रखते हैं तो भाई एक कंप्यूटर को भी एक रिलैक्सेशन चाहिए होती है। टू मच ऑफ एक्सरसाइज आपके मुंह की हो रही है, वो कहीं ना कहीं डैमेज कर रहे हैं आपके दांतों को ज़्यादा। हाँ, अगला सुने, अब जब खुराक मैदे में जाती है तो मैदे के जूसेस निकलते हैं जो कि उसको
डाइजेस्ट करते हैं। अब वो एक डाइजेस्ट कर रहा तो ऊपर से और खेप आ गई, अब वो मैदा भी फिर कॉन्स्टिपेशन और डायरिया। सही बात है। उसके बाद उसका फिर दांतों से क्या ताल्लुक बनता है, जब ज़्यादा आपका मैदा खराब होता है, सोते में आपको देखा आपके कई लोगों को गर्ड या रिफ्लक्स होता है, वो रिफ्लक्स एसिड से भरी हुई एक डाइजेस्टेड फूड, सेमी डाइजेस्टेड फूड होती है जो कि दांतों में आती है फिर वापस चली जाती है। अब वो सबसे खतरनाक वो एसिड है जो कि मैदे से मुंह में आके फिर वापस चली जाती है। तो मंचिंग ना रखें, एक टाइम फिक्स करें, जितना खाना खा लें। हाँ, मतलब एक रूटीन आप अपनी सेट कर लें। मंचिंग मुसलसल और रेगुलर बेसिस पे करना आपके लिए, आपके मैदे के लिए, आपकी पूरे सिस्टम के लिए, आपके मसूड़ों के लिए बहुत ही खतरनाक चीज़ है। अच्छा, सलाइवा का आप बार बार जिक्र कर रहे थे, उससे मेरे जहन में एक सवाल आया। अक्सर लोगों के साथ क्या होता है, खासतौर पर लड़कों के साथ, नाराज़ नहीं होना क्योंकि एक्चुअली ये होता है, बच्चों के साथ भी होता है लेकिन लड़कों के साथ होता है, मुंह से राले टपकना रात सोने से पहले, सोते हुए। पता था आपने पूछना है ये मैंने लाजमी पूछना था क्योंकि अक्सर लोगों को तो ये इतना ज़्यादा होता है कि पूरा तकिया भरा हुआ होता है, मुंह खुला हुआ होता है, नाक से सांस नहीं ले सकते। एक तो खराटे टू मच, वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन राले टपकना, थूक, सलाइवा इतना प्रोड्यूस हो रहा है कि बाहर निकल, इसकी क्या वजह है और क्या ये नुकसानदेह? बिल्कुल, इसकी वजह ये है कि जो हमारे थूक पैदा करने वाले गदूद हैं वो हाइपर एक्टिव होते हैं, वो ज़्यादा, इसको हम हाइपर सैलिवेशन कहते हैं। ये कलादा से एक डिजीज़ तो नहीं कहें, एक सिम्टम कह लें। इसका भी अपना इलाज है। और ये डिजीज़ है, मतलब ये कहीं ना कहीं नुकसानदेह हो सकती है ना, नुकसान। कोई एहतियात है इसकी जो की जा सकती हो? जब तक डॉक्टर के पास जाके ट्रीटमेंट ना करवाएं तब तक ये करें कि आप साइड पे ना लेटें, सीधा करवट ना लें, तकिया ऊंचा कर लें, ग्रेविटी के अंदर। अपने थूक में गौता लग जाता है बड़े लोगों को। नहीं, ये भी एक होता है ना कि रात को आप एकदम से उठें और हाँ, उसका तरीका ये है कि बेहतर करें। ये बड़े लोगों को मेरे पास बहुत से लोग आते हैं। इसका तरीका है कि सोने से कुछ 3 घंटे पहले कोई भी लिक्विड, पानी, चाय, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक कुछ ना लें, ठीक है, और तकिया ऊंचा कर लें। एक लेते 2 ले लें, 2 कहते 3 ले लें, और करवट ना लें, फ्लैट लेटें। करवट लेते हैं फिर उधर वो साइड पे वो नजर आता है। बच्चों को भी ये प्रॉब्लम? बिल्कुल, बच्चों में तो ज़्यादा है कि वो चूंकि जब छोटे से बड़े होते हैं हर चीज़ मुंह में रखते हैं, तो जैसे मैंने बताया कि मुंह में कोई चीज़ जाती है तो ब्रेन से ऑर्डर आता है सलाइवा पैदा करो, तो सलाइवा उसमें बन रहा होता है, उसमें ये ट्रीटेबल है। डॉक्टर के पास जाना, डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, प्रॉब्लम नहीं है, कोई जानलेवा इशू नहीं है, लेकिन इसको ट्रीट करना है। लेकिन कुछ चीजें जो है वो अल्टीमेटली जो है ना, इट लीड्स टुवर्ड्स समथिंग रियली बैड, वो कहीं ना कहीं हो जाता है। और आपने सही कहा कि सोशली ये बड़ा प्रॉब्लम होता है। जिन लोगों की शादियां भी होनी है और अगर उनको ये इशू है तो वो जाके इसके ऊपर जरूर फोकस करें। अच्छा, शादी के साथ ना हमारी डेंटल हेल्थ का बड़ा कनेक्शन होता है। आई एम गिल्टी एज चार्ज्ड। मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा स्केलिंग कराई थी जब मेरी शादी होने लगी थी। उससे पहले मुझे पता ही नहीं था कि स्केलिंग भी करानी चाहिए या नहीं करानी चाहिए। तो मुझे लगा कि मेरी स्माइल खूबसूरत हो जाएगी, मेरे दांत साफ़ हो जाएंगे, कुछ येलो प्लाक है वो निकल जाएगा और एक खूबसूरत जो इमेज है वो सामने आएगा। ये बहुत ख़वातीन और मर्द दोनों ही अपनी शादी से पहले आपके पास भी आते होंगे, ऐसा ही होता है? बहुत होता है। यहाँ से शुरू करते हैं कि ये कितनी एक्सपेंसिव है। जिन लोगों की शादी होने वाली है वो अगर कराना चाहें तो ये शादी से कितना अर्सा पहले करानी चाहिए, क्योंकि शादी इज़ अ मेजर इवेंट, तो आपने तो उसमें कुछ ना कुछ तो करना ही है खूबसूरत लगने के लिए। अच्छा, शादी से पहले डेंटिस्ट का विजिट 2 तरीकों के लिए किया जाए। एक तो कि आपके जो अगर स्केलिंग होने वाली, मुंह से स्मेल आती है, उसका ट्रीटमेंट, ये तो इतना महंगा नहीं है। लेकिन ये होता है जी मेरे दांत कटे पटे हैं, बुरे हुए हैं, नोकें निकली हुई हैं, अलाइनमेंट उनकी ख़राब है, उनकी रंगत सही नहीं है, वो जो स्माइल करते हैं तो बहुत प्रोमिनेंट होते हैं, तो उसके लिए फिर हम स्माइल मेक ओवर, इसको हम कहते हैं, कॉस्मेटिकली हम उसको स्माइल मेक ओवर का नाम देते हैं। ये 2-3 किस्म की होती है। एक कॉम्पोजिट या अल्ट्रावायलेट हम फिलिंग के साथ बेहतर करते हैं, या आप उनके ऊपर हम वेनियर करवा देते हैं। ये डिपेंड करता है कि कितने दांत खराब है, कितने वेनियर है ना। ये तो बड़े सेलिब्रिटीज़ ने कराया। हाँ जी, अपने दांतों को कवर करने के लिए उन्होंने पूरा अपने पूरे दांतों के ऊपर कवर है वो। सेम रेशियो ऑफ पब्लिक अब करवा रही है, सिर्फ सेलिब्रिटीज नहीं करवा रहे। अच्छा, सेम रेशियो ऑफ पब्लिक करा रही है। इज इट एक्सपेंसिव? खासा बच, हाँ, कितना एक वेनियर जो है वो मुख्तलिफ जगहों से एक्सपर्टीज के हिसाब से है, कोई अंदाजन वेरी कितना करता है। एक अगर हम एक दांत की बात करें तो 20-25 हज़ार रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए तक भी है। एक दांत? एक दांत तो 32 दांतों का, तो मतलब 32 नहीं, सामने के हम सिर्फ तो उसमें जितने के स्माइल में नजर आते हैं, कोई 8-10 दांत हैं। नहीं, केनाइन से केनाइन तक कितने होते हैं? 6 ऊपर 6 नीचे 12 यूजुअली, जिनकी ब्रॉड स्माइल है। अच्छा खासा एक्सपेंसिव है। नहीं, हमें आर्टिफिशियल स्माइल नहीं चाहिए, हमें वो वाली महंगी वाली स्माइल नहीं चाहिए, हमारे बस यही वाले दांत साफ कर दें। उसका कितना खर्चा आता है? जो हम स्केलिंग पॉलिशिंग करते हैं वो तो डिपेंड करता है 5,000 से लेके 20,000 तक। ये इसके अंदर फुल माउथ आपके पास आती है वैसे दुल्हने दूल्हा? बहुत फोटो सेशन होना है हमारा, हमने इतने पैसे लगाए हैं, फोटोग्राफर को हायर किया है, बहुत आते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं हम।
फिर शादी हो जाती है शादी हो जाती है ना, फिर नॉर्मल हो जाता है। फिर normal एक आम आदमी को जो अफोर्ड कर सकता है, ऑब्वियसली स्केलिंग कितने अरसे के बाद करा लेनी चाहिए? कम से कम 2 नहीं तो 1 दफ़ा साल में ज़रूर, साल में 1 दफ़ा। 1 दफ़ा ज़रूर। आपकी ओरल हेल्थ के लिए ये ज़रूरी है? आपकी ओरल हेल्थ के लिए, आपकी जनरल हेल्थ के लिए। मैंने बताया ना कि मसूड़ों का खून और बाकी चीज़ें अगर सही ना हो तो क्या क्या मसले हो सकते हैं। बिल्कुल तो सही। पूरी बॉडी की सेहत के लिए आपका जो मेजर चैनल है जहाँ से सब कुछ अंदर जाना है, उसका सेहतमंद होना ज़रूरी है। ज़रूरी है, बिल्कुल ठीक। साल में 1 दफ़ा स्केलिंग ज़रूर करा लेनी चाहिए, और मेरी लास्ट स्केलिंग को साल हो गया, तो मैं आपसे ज़रा अपॉइंटमेंट लेती हूँ। अच्छा, मुझे बताएं कि अभी जैसे मैंने आराम से बोल दिया 32 दांत, हाँ, ये अकल दाढ़ का क्या लेना देना है लोगों के दांत के साथ ना? मतलब बड़े लोगों की अकल दाढ़ होती है, बड़े लोगों की नहीं होती है। किसी में अकल ना हो तो हम कहते हैं तुम्हारी अकल दाढ़ ही नहीं आई हो। ये तो एक कॉमन जोक है। अकल दाढ़ का हमारी दांतों के साथ क्या कनेक्शन है? क्या सबकी अकल दाढ़ होती है? मैं आपको बताऊँ इसका अकल दाढ़ क्यों कहते हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो 6 माह की उम्र में दांत आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है। जब 6 साल का होता है तो दूध के दांत गिरने शुरू होते हैं, और 12 साल की उम्र तक सारे दूध के गिर के सारे परमानेंट आ जाते हैं। सही है। लेकिन ये वो 3rd मोलर होता है, ये 17 साल के बाद आना शुरू होता है, 17 से 21 साल में। अब चूंकि ये देर से आता है तो अकल भी देर से आती है, तो इसके लिए इसका अकल दाढ़ है। और मजे की बात, हमारी बुक्स में भी इसको विजडम टूथ लिखा जाता है। विजडम टूथ लिखा जाता है, वो आम लोगों के परसेप्शन को लेके उसमें। तो ये 3rd मोलर होता है, अकल से कोई ताल्लुक नहीं होता। ठीक है। बहुत से दानिशवरों की अकल दाढ़ें हमने निकाली हुई हैं, और उसी हिसाब से अपनी। तो क्यों निकलती क्यों है? और सबसे पहले निकालनी भी यही जाती है कि क्योंकि सबसे एंड पे होती है, सबसे आखिर वाला दांत होता है। मेरी आपकी जनरेशन से पहले हमारे जो माँ बाप या हमारे दादा नाना थे, वो लोग गन्ने चूसते थे, वो मकइयाँ चुबाते थे, वो सख्त चीज़ें खाते थे। उससे क्या होता था कि आपके जबड़े की डेवलपमेंट पूरी होती थी, जगह पूरी होती थी, उनकी सीधी, उनकी अकल आज भी उनमें से अगर कोई साहब हैं तो उनकी अकल दाढ़ें सीधी हैं। हम आप लोग और हमसे जो अगली जनरेशन, हम सॉफ्ट ड्रिंक्स कहती हैं। हमने गन्ना नहीं चूसना, हमने रो पी लेना है। हमने ग्रीन एप्पल नहीं खाना, हमने एप्पल जूस पी लेना है। हमने सिट्टा नहीं खाना, हमने कॉर्नफ्लेक्स खा लेना है। एक बॉडी बिल्डर क्यों हैवी होता है? वो मसल्स को यूज़ करता है। जब दांत यूज़ ही नहीं होंगे, जबड़ा छोटा रहेगा, अब अकल दाढ़ तो लाने होगा नहीं। तो वो फिर जहाँ जगह मिलती है वो टेढ़ी मेढ़ी निकलती है। जब टेढ़ी मेढ़ी निकलती, सफाई नहीं हो पाती, कीड़ा लग जाता है, कीड़ा लगता है, दर्द होता है, दर्द होता है तो हम रूट कैनाल नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ तक हमारा हाथ ही नहीं जाता, फिर हमें निकालना पड़ता है। बिल्कुल सही। मैं टेढ़ी मेढ़ी शक्लें इसलिए बना रही हूँ कि मैं अपनी ज़बान के साथ ना टच करने की कोशिश कर रही हूँ। अब यकीन करें, मुझे अभी रिसेंटली ही पता लगा कि मेरे मुंह में अकल दाढ़ है। मुझे लगता था मेरी अकल दाढ़ है ही नहीं है, और डॉक्टर साहब ने इन्हीं को चेक कराया, मैंने इत्तेफाक हुआ मेरा, और इन्होंने मुझे कहा कि आपकी अकल दाढ़ है और सही सलामत है, और अभी निकालने की ज़रूरत नहीं है, तो अभी मेरे में अकल रहेगी। आपको तसल्ली देता हूँ, निकलवा भी लेंगी तो आप अकलमंद रहूंगी मैं। हाँ, इंशाल्लाह। वो शर्त ये है कि मैं पहले अकलमंद हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, बच्चों की आपने जिक्र किया, मैं ज़रा बच्चों की हेल्थ के ऊपर आना चाहूँगी। आजकल बड़ा प्रॉब्लम है, हर दूसरे बच्चे को दांत में दर्द हो रही है, दांत में कीड़ा लग रहा है। हम जनरली ये समझते हैं कि दूध के दांतों पे कीड़ा लगना, आपने कहा 12 साल तक दूध के दांत मुँह में 1 आधा 2 4 रहते हैं। अब दूध के दांतों में कीड़ा लगने को ना हम बड़ा कैजुअल समझते हैं कि ले इसने तो गिर ही जाना है, इसने तो निकल ही जाना है, परमानेंट दांत तो आने ही आने हैं, तो क्या ज़रूरत है इसको डेंटिस्ट के पास लेकर जाने की? ये थोड़ा सा क्लियर करिएगा। ये बिल्कुल गलत एक मिथ है कि दूध के दांत तो निकल ही जाने, इसके लिए क्या दिखाना है। आपको मैं बता दूं कि हर दूध का दांत आने वाले परमानेंट दांत के लिए स्पेस मेंटेनर का काम करता है। ठीक है। हर दूध के दांत के नीचे परमानेंट दांत है, वो अपने वक्त पे उगेगा परमानेंट दांत, वो उसको डी रूट करेगा, दूध के दांत की रूट खत्म करेगा, दूध का दांत हिलेगा, गिरेगा, अपने यहाँ दांत आ जाएगा। ये फौरन ही निकल आता है, जैसे ही दांत गिरता है फौरन ही उसकी नजर आ रहा होता है। बिल्कुल। उसकी एक आधी टिप, अगर आप दूध के दांतों का वक्त पे ट्रीटमेंट नहीं करवाते और वो निकालना पड़ता है, तो फिर कोई गारंटी नहीं है कि परमानेंट दांत उसी जगह पे उगेगा। वो टेढ़ा मेढ़ा उग सकता है जहाँ जगह मिलेगी। फिर ब्रेसेस और लाइनर लगाने पड़ते हैं। और अगर दूध के दांत पे कीड़ा लगा हुआ है तो क्या वो ट्रांसफर हो सकता है परमानेंट दांत के ऊपर भी, या कुछ ऐसा हो सकता है? नहीं, ये नहीं हो सकता। लेकिन वो बच्चा तब तो तकलीफ में है ना। तो दूध के दांत को प्री मेच्योर निकालने से बेहतर है कि जैसे ही बच्चे का दांत खराब होने शुरू हो, डेंटिस्ट के पास लेके जाएं, वो उसकी फिलिंग करेगा। ये रूट कैनाल दूध के दांतों की भी होती है, वो भी हो जाएगी। अच्छा, यहाँ मैं आपको बता दूं कि दूध के दांत खराब होते क्यों हैं। हम उसकी इब्तदा तब करते हैं जब हम पैदाइश के बाद बच्चे के मुंह में फीडर रख देते हैं। माँ भी सुकून से सो गई, बच्चा भी सुकून से सो गया, लेकिन वो फीडर वाला दूध मुंह में रहा, सारी रात बच्चे ने मुंह में रखा। उससे 2 नुकसान होते हैं। एक तो यहाँ पे जो दूध इकट्ठा रहता है वो दूध के दांतों को गला देता है। दूध के दांत नाजुक होते हैं, जल्दी गलते हैं। सेकंड जो बड़ा नुकसान क्या है कि जो फीडर का जो निप्पल है सिलिकॉन का, जब बच्चा उसको सक कर रहा था उसके वो ऐसे सुकड़ जाता है, तालू भी, फिर वो दांत बाहर को आने शुरू होते हैं परमानेंट। फिर बड़े होकर ब्रेसेस और लाइन लगानी पड़ती है, तो माँ बाप की दौड़ें लगी रहती हैं। सही है, लेकिन मजबूरी है ना सर, बच्चों को फीडर तो देना है। अब कोई सेफ, आई डोंट एग्री।
कोई You don't मजबूरी agree? नहीं, I don't फिर क्या agree. करें, कैसे करें? मदर फीड पे रखें, और अगर मदर फीड पॉसिबल नहीं है तो एटलीस्ट नाइट बॉटल फीडिंग का जो कॉन्सेप्ट ट्रेंड खत्म होना चाहिए। करना। लोग जनरली पता है क्या करते हैं, दिन में शायद मदर फीड पे चले जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं कि चलो मैनेज कर लेंगे, रात को चूंकि बच्चा भी सुकून से सोए, आप भी सुकून से सोए, तो बॉटल रखी हुई होती है, आपने वो बनाया और उसको माँ का मकाम इसलिए ज़्यादा है कि वो रातों को जाग के रातों को बच्चों जागती है, तो सही उस बात मकाम है। को भी हासिल लेकिन करें। आप क्या समझते हैं कि आपने जैसे बिल्कुल डिनाई कर दिया कि ये तो होना ही नहीं चाहिए, नहीं होना लेकिन चाहिए। समहाउ कहीं ना कहीं लोग अपनी कन्वीनियंस ढूंढ लेते हैं हाँ तो उसमें। कर लें, दिन में कर कौन लें। सी एज है जिसके बाद बच्चे को फीडर देना बंद कर देना चाहिए, ताकि आपका जो जबड़े 2 की साल। शेप 2 2 साल के बाद बच्चे को फीडर नहीं देना चाहिए? 2 साल के बाद बच्चे को हर वो चीज़ खानी चाहिए जो आप खा रहे हैं। अच्छा, दूध चाहे बंद कर दें, उसमें- दूध चाहे वैसे वैसे ही दूध- बंद कर दें। हाँ बंद कर दें, थोड़ा सा पोर्शन सही दूध का शाम 4-5 बजे दे दें, क्योंकि दूध पीने के बाद आपकी जो ग्लूकोज लेवल पूरा हो जाता है। आप खाना खाने का, आप खुद ही भी रात के खाने से पहले दूध पी के देखिएगा, आप सुबह तक आपको भूख नहीं लगेगी, आपको फुल फील होता क्योंकि है, आपको फैट्स आपका और मदा मीठा फील- मिल गया। हाँ। आपको प्रोटीन चाहिए, कार्ब्स चाहिए, आपको जितने मिनरल चाहिए वो आप दूध दे के आप वो उनका रास्ता बंद कर देते हैं। ठीक है। 4-5 बजे शौक पूरा कर लें दूध देने का, हम्म। उसके बाद दूध देना बंद कर दें। सही। तो आपकी इस बात सुनने के बाद ना लोगों ने कहना फिर हमें टिप्स भी दें कि रात को जो बच्चे फीडर मांगते हैं या दूध मांगते हैं उनको फिर हम खाएं तो कैसे। आप उन आदत जैसे डाली वैसे खत्म भी करें। थोड़ा सा बैड पेरेंट बनने की जरूरत पड़ेगी, हाँ, कीप ऑन correct. सेइंग नो, और बच्चे जो हैं वो खुद ब खुद उसको मानना शुरू कर देंगे। अच्छा, दूध के दांतों का हम जिक्र कर रहे थे, क्या वजह है कि हमारे बचपन में हमारे माँ बाप को किसी डेंटिस्ट के पास नहीं लेके जाना पड़ा दाढ़ी निकलवाने के लिए या दांत चेक करवाने के लिए। अब जो जनरेशन आ रही है, अब जो बच्चे हैं उनमें मैं देखती हूँ कि मुख्तलिफ़ लोगों से मुलाकात भी होती है, मुख्तलिफ़ जगहों पर ऑब्जर्वेशंस भी हैं कि हर दूसरा बच्चा जो है वो दांत दर्द का शिकार भी है। हर दूसरे बच्चे को आपको डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ता है दाढ़ निकलवाने के लिए, क्योंकि नीचे वाली दाढ़ आने की नाम नहीं ले रही है। और ये जो दूध का हम जिक्र कर रहे थे, क्या ये बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से आपकी जो डेंटल शेप्स हैं या दांतों का जो मजबूत होना है, ये सारी चीज़ें अफेक्ट हो रही हैं? इनडायरेक्टली ऐसे है, क्योंकि आप दूध दे के बच्चे का पेट भर देते हैं। अब बच्चे ने जो चीज़ खाने में अपने मुंह को यूज़ करना था, उसने जो सिट्टा खाना था, या सबज से सब, ग्रीन एप्पल इज़ बेस्ट एक्सरसाइज, अच्छा। अमरूद इज़ बेस्ट एक्सरसाइज, सिट्टा इज़ बेस्ट एक्सरसाइज। अब गन्ने की डेयरियाँ तो मिलते नहीं, आप कभी गन्ने चूस के देखें, आप उसके बाद अपने आप को इतना फ्रेश फील करेंगे। क्या कि जो गन्ने का रस है ना, वो आपके सारे टॉक्सिन्स को भी ले लेता है, और जो उसके जो फाइबर्स हैं वो सारा साफ कर देते हैं। हाँ, क्योंकि आप उसको चू कर रहे हो चू ना। कर रहे हैं ना। हमने तो गंडेरियाँ खाना ही बंद कर दी हैं। मिलती नहीं है। हाँ। मैं एक दफ़ा लेकर तो मेरे बच्चे कहते हैं बाबा इसको कैसे यूज़ करना है, मेरा दिल क्या यूज़ करना, भाई इसको चूसते हैं, यूज़ नहीं करते। हाँ, अच्छा, ये बड़ी अच्छी टिप्स हैं हाँ। कि ग्रीन एप्पल खिलाएं अपने बच्चों को, मतलब हार्ड एक्सरसाइज होना जॉ की, तो आपके वो बड़ों के क्यों खराब नहीं होते थे। बिल्कुल सर। मेरे पास 92 साल के पेशेंट्स हैं जिनका एक आधा दांत खराब था, एक आधा दांत, 28 या 32 में से एक दांत खराब था, और वो 92 साल की। 92 साल की यहाँ पे आजकल 24 साल का बच्चा आधा मुंह खाली होता है उसका। सही बात है, ठीक ये है। आर्टिफिशियल दांतों से भरा हुआ होता है। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, जाते जाते कुछ फ्यू टिप्स जो आप हमारी पाकिस्तानी आवाम के साथ शेयर करना चाहेंगे? वो तो हमने पूरे पॉडकास्ट में डिस्कस की ही हैं, लेकिन कुछ जेनेरिक प्रॉब्लम्स जो आप देखते हैं कि यार ये ठीक कर लो ना तो आपको मेरे पास आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ये चीज़ें जो है ना इस पर फोकस कर लो तो आप लोग हेल्दी रहोगे। शॉर्ट सा पैगाम दूंगा कि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, इसको खूबसूरत अंदाज से गुजारे। अल्लाह ने हमें बहुत नीट पैदा किया, हम पैदा होने के बाद नहलाते हैं और छोड़ने से पहले भी हम नहलाते हैं। तो बीच का जो अरसा है इसमें अपने जिस्म को, अपने मुंह को, अपने दांतों को साफ़ रखें, हेल्दी डाइट पे जाएं, साल में 2 दफ़ा डेंटिस्ट को ज़रूर दिखाएं, ब्रशिंग टेक्निक सही रखें, उन ग़िज़ाओं से दूर रहें जो खाने के बाद भी दांतों पे चिपकी रहती हैं। ऐसी ग़िज़ा खाएं जो फाइब्रस हो, ऑर्गेनिक हो, प्रोसेस पे कम से कम जाएं, और ज़िंदगी की खूबसूरती का हक अदा करें। ज़िंदगी की खूबसूरती का हक अदा करें, और वो खूबसूरत स्माइल से करें। और खूबसूरत स्माइल तभी होगी जब आपके दांत खूबसूरत होंगे, या आप एक डेंटिस्ट को विजिट करके अपने दांतों को खूबसूरत बना लेंगे। वेल, थैंक यू सो मच डॉक्टर माय साहब, प्लेजर। आप हमारे साथ मौजूद थे। इसी के साथ आपसे इजाज़त लेंगे, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।